Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra, Prayagraj. And today I am here with some points that are in my mind and want to tell you before you appear in your exam 2016 that's going to be held on 9th March 2019. Exactly. To qualify or to crack an exam involves lots of things, includes lots of things, and each thing help us to get better and better. All time that we do, it helps us to learn something, to improve somewhere if there is a mistake in our personality or in our presence, in our way of tackling the things, and lots of things are there. Okay, so we'll move to the points as I told you that today's discussion is on the trained graduate teachers exam instruction 2016. As our topic of the day is only 5 points we will take here before we conclude this class. मेरे किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि कुछ इंस्ट्रक्शंस ज़रूर आप बताइएगा एग्ज़ाम से पहले. आई नो कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत तो नहीं है. आफ्टर ऑल द एक्सपीरियंसेस यू हैव, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमसे कुछ खामी के रूप में हो जाया करती. इन शॉर्ट मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम का प्रिपरेशन जो आपने किया है उसका क्या मॉड्यूल है. आप अपने एग्जाम सेंटर्स को कैसे जाएं या किस तरह से एग्जाम सेंटर्स को देखें या क्या वहां के लिए आपकी मैनेजमेंट होनी चाहिए. एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपका क्या रिस्पांस होना चाहिए. पेपर्स को पाने के बाद क्या होना चाहिए आपका रिस्पांस. और फाइनली आप एग्जाम हॉल को छोड़ने के बाद क्या आपका रिस्पांस होना चाहिए. इस सब चीजों को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे. नेचुरली द थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड आई हैव टोल्ड यू इन माय अर्लियर वीडियोस दैट वी आर स्टार्टिंग द क्लास फॉर नेट एंड जीआरएफ स्टार्टिंग फ्रॉम 12th March. So guys who are going to be interested in our class are most welcome. And one thing, एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, तीनों जो हमारे परसेप्शंस हैं, तीनों जो हमारी यू कैन से द वे ऑफ लर्निंग है, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, उन तीनों पर फोकस करते हुए इस क्लास को स्पेशली प्रेजेंट किया जाएगा. जिस तरह से एग्जाम्स हो रहे हैं या जिस तरह से एग्जाम्स के पैटर्न लगातार चेंज हो रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि धीरे धीरे आपको कॉम्प्रहेंसिव होना होगा, अपने अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना होगा, कम टाइम में ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश और अपनी प्रेजेंस को सामने रखना होगा. Some guys who got success in KVS exam, हमारी तरफ से उनको ढेर सारी congratulations and hopefully कि ये आपका स्टॉपेज नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी में one thing that I consider is bad for us वो है रुक जाना. Don't stop anywhere. The life is a process of learning. मेरी नजर में मैं जिंदगी को एक सीखने की प्रक्रिया मानता हूं. थ्रू आउट लाइफ वी हैव टू लर्न नॉट नेचुरली दैट्स कमिंग टू ऑल ऑफ अस इन द सेम मेजरमेंट बट इन सम पर्टिकुलर और सम योर पर्सनल मैनर. जहां पर अगर आप एजुकेशन से रिलेट कर रहे हैं तो एक जगह पर आप रुक ना जाइए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए हमेशा. अब चलते हैं हम लोग पॉइंट्स की बात करने. और हमारे फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपसे कहा, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि हमने अपनी प्रिपरेशन को क्या रूप दिया है. एग्जैक्टली
वैसे तो प्रिपरेशन का बहुत ज्यादा यहाँ पर सवाल नहीं उठता कि प्रिपरेशन के लिए हमने क्या किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन है। पहली बात तो ये है कि जो प्रिपरेशन हुआ है, जो भी आपने किया है, नाउ मैं ये बता जरूर दे रहा हूं, लेकिन एक बात स्ट्रिक्टली आपसे कहने जा रहा हूं कि आपने जैसे प्रिपरेशन किया होगा उसी को कंटिन्यू रखिएगा। मेरे कहने के बाद बदलिएगा मत, बिकॉज नाउ आई डोंट वांट टू सी यू चेंज एनीवेयर, और ना ही कुछ नई चीजें ट्राई करिएगा। जो पुरानी चीजें अभी तक आपने तैयार कर ली है उन्हीं पर आप स्ट्रिक्टली उनको लेकर के आगे बढ़िए और अपने आप को रेगुलरली चेक करते रहिए कि आपसे क्या खामियां उन प्रिपरेशंस में हो रही है। डोंट ट्राई टू डू मोर थिंग एज अ न्यू, ओके, क्योंकि ये सारी चीजें आपको ट्रबल कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने मेरी बुक के रूप में लिया था, होपफुली उसने आपको काफी वेरिएशन दिया होगा, आपके लर्निंग में काफी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, और वो somewhere are going to tell you कि you need to go for deep study, but once again I tell you कि जो स्टडी आपने कर दिया उससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं प्रिपरेशन के मॉड्यूल पर बात करें, क्योंकि अभी हमारे पास दो पैटर्न हैं। एक तो ओल्ड पैटर्न है जो आता रहा है अभी तक, और एक हमारे पास न्यू पैटर्न है जिसको हम लोग एक गेस बेस लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पीजीटी के बदले हुए पैटर्न को देखने के बाद हम लोगों ने ट्रेन ग्रेजुएट के लिए भी कुछ आशंकाएं लगा रखी थी कि एक्चुअली पैटर्न क्या हो सकता है। अभी कुछ ही दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि वो ओल्ड पैटर्न या न्यू पैटर्न को लेकर आ रहे हैं। जिस भी पैटर्न पे आपने अपनी प्रिपरेशन की है, ओल्ड पैटर्न में ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा रीडिंग का टाइम नहीं लगता है और बहुत इजीली आपके माइंड में आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आया करते थे। नो डाउट उसमें क्वेश्चंस रिपीट भी बहुत ज्यादा होते थे, और सबसे ज्यादा जो आसान हो जाता था वो आपके लिए लैंग्वेज की दुनिया होती थी, जहां पर सेम वॉइस सेम नरेशन, उसी तरह से क्वेश्चन, उसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन सेंस देखने को मिलता था। नो डाउट अगर आपने उसी तरह से तैयार किया है तो आप उसी पर स्टिक रहिए, चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैरी ऑन योर प्रिपरेशन, बट डेप्थ तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपने डेप्थ नहीं दिया है अपनी प्रिपरेशन को तो फिर भी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने न्यू पैटर्न पे लिया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि न्यू पैटर्न जो है वो कॉम्प्रहेंसिव होता जा रहा है डे बाय डे। आपकी जो लर्निंग है उसकी कैपेसिटी, ग्रैबिंग पावर, और हो सकता है आगे चलकर के रीडिंग स्किल को भी आपके एग्जाम्स में इंक्लूड किया जाए। तो कॉम्प्रहेंसिव होने की वजह से आपको जो भी आपने मटेरियल स्टडी किया है उसका ठीक से रिवीजन करिए। कॉम्प्रहेंसिव में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप रटने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से आपका जो कॉम्प्रहेंशन होता है वो क्विक और स्मार्ट होता है। तो कॉम्प्रहेंशन पर ध्यान देने की कोई जरूरत है। क्वेश्चंस अगर ऐसा हुआ तो लेंथी आएंगे, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी कहा कि ओल्ड पैटर्न में वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपके पास टाइम काफी बच जाता है, इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं और हम उनको आंसर्स भी क्लियरली कर लेते हैं। लेकिन न्यू पैटर्न जो है वो टाइम टेकिंग है, इसलिए क्वेश्चंस को आप शार्पली, क्विकली और वाइजली पढ़ने की कोशिश करिएगा। जितनी शार्प रहेंगे उतना अच्छा होगा आपके प्रिपरेशन का जो भी लेवल हो। बहुत से स्टूडेंट्स के पास हमने अपनी न्यू टेस्ट सीरीज भी भेजी है और आप लोगों ने हेल्प पाया होगा होपफुली उससे, और उनको सॉल्व करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस नए पैटर्न में पॉसिबली आ सकते हैं। अच्छी प्रिपरेशन वही है जो नए पैटर्न और पुराने पैटर्न दोनों के लिए खुद को तैयार करके इस एग्जाम में जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इज अबाउट एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर, नाउ इसमें कोई अलग चीज नहीं है एग्जाम सेंटर के बारे में कुछ आपको बताऊं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो मेरी नजर में लगता है कि आपको ध्यान देना चाहिए।
एग्जाम सेंटर के लिए। वो कुछ अलग अलग चीजें ऐसी हैं जैसे कि पहली आपके लिए विजिट, दूसरा आपके लिए सेंटर की जो टाइमिंग होनी चाहिए वो क्या टाइमिंग होनी चाहिए, और तीसरी बात जो होती है वो सेंटर में आपकी एंट्री कैसी है। एग्जैक्टली ये तीनों चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। विजिट से हमारा क्या मतलब है उसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर आपका सेंटर किसी नए प्लेस पर गया है तो उसे एक दिन पहले आप विजिट कर लीजिए, दैट इज कंपल्सरी स्टेप। और अगर किसी नॉन प्लेस जिसको आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, देख चुके हैं, जा चुके हैं वहां है, तो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। उसके लिए आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, पहले से विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप उस दिन जा सकते हैं जिस दिन आपका एग्जाम होना है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है टाइमिंग। ये काम की चीज है। आपने पहले विजिट किया है तो ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया था विजिट के लिए। अगर आपने पहले विजिट नहीं किया और प्लेस भी आपके लिए नहीं है तो कम से कम आप 1 आवर एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाइए, क्योंकि हो सकता है आप आसपास पहुंच जाते हैं लेकिन इसके बावजूद आप सही ढंग से उस प्लेस को नहीं पा सकते। तो 1 घंटे रहने पर आप अपने आप को सेफ समझते हैं। दूसरी ओर अगर आप पहले विजिट कर चुके हैं, प्लेस को जानते हैं, तो वहां पर आप पहुंच करके हाफ आवर आप टाइम दे सकते हैं, आधे घंटे का टाइम आप लेकर वहां पर पहुंच सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस द मेन थिंग स्टार्ट। ये जो हम 1 घंटे लेकर के वहां पर पहुंच रहे हैं कि 1 घंटे हम पहले पहुंच जाए, आधे घंटे पहले पहुंच जाए, अगर हम सही टाइम पर पहुंच जाते हैं तो व्हाट वी शुड डू आफ्टर दैट। एग्जैक्टली इसके बाद हमारा मेन काम आता है और वो काम होता है कि हम क्या करें। ये आधे घंटे वहां पर बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं हम उनसे बातें करें या फिर हम कुछ अलग सोचने की कोशिश करें। मेरी नजर में यह है कि आप जो भी बात करो बट वहां पर अपनी प्रिपरेशन को लेकर के बातें मत करो। मेरा जो मानना है वहां अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। वहां जो कुछ भी आप पढ़कर गए हैं दैट्स सो फैंटास्टिक, आप फुल प्रिपेयर्ड हैं, फुली पैक्ड हैं, तो वहां जाकर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। और इधर उधर की बातें करने से अच्छा होता है कि हम अगर ये टाइमिंग है तो कुछ ऐसा एक लोनली सा प्लेस खोज लें अपने लिए जहां पर हम शायद अकेले रहें और खुद को कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, रिफ्लेक्शंस में जाने की कोशिश करें और जहां इतना डिस्टेंस रखें जहां से 5 मिनट के अंदर आप सेंटर के पास पहुंच जाएं। अगला हमारा जो टाइमिंग होता है, क्वेश्चन पॉइंट्स है, वो है एंट्री। एग्जैक्टली एंट्री को लेकर के आप क्या ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। एंट्री बहुत पहले कर लेने से भी फ्रस्ट्रेशन होता है। एंट्री का टाइमिंग आपको 2:30 से पहले जाना है। मींस अगर आप 2:30 से पहले जा रहे हैं और 2 o'clock पे चलेंगे क्लासरूम में तो नेचुरली आपके लिए एक प्रॉब्लम होता है, यू फील बोरिंग। तो बेटर हो कि आप 2:15, मेरी नजर में 2:15 से लेकर 2:30 के बीच में आप एंट्री करने की कोशिश करें। एक बेटर टाइमिंग जिसमें आप फ्रस्ट्रेशन को फील नहीं करेंगे और क्लासरूम भी आपको एग्जैक्टली सही ढंग से मिल जाएगा। ये जो आपको टाइमिंग दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया विजिट करने के बाद प्लेस, यहां पर आपके रोल नंबर्स और रूम नंबर्स दोनों यहां पर लगे होते हैं। लोनली प्लेस पर जाने से पहले अपना रोल नंबर और वहां का आप रूम नंबर जरूर देख लीजिए कि किस रूम नंबर में आपका सीटिंग है, और बहुत ही बारीकी से, कई बार इसमें भी मिस्टेक हो जाता है, तो बहुत बारीकी से आप रूम को मैच करिएगा, बहुत बारीकी से रोल नंबर को मैच करिएगा। जब सारी चीजें आश्वस्त हो जाएगा तभी आप किसी लोनली प्लेस पर जाइएगा, उसके पहले नहीं। सारी चीज देखने के बाद ये सीक्वेंस हो जाने के बाद हम अगर क्लासरूम से अब पहुंच गए तो हमें एक बात और ध्यान रखना होगा एग्जाम सेंटर पर, क्योंकि इस बार एग्जाम सेंटर वही दिए जा रहे हैं जहां पर हमने इनको मांगा था या हमने प्रेफर किया था, बहुत इधर उधर चेंजेस नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, डोंट टेक मोर लगेज। अपने साथ बहुत ज्यादा सामान ना लेकर जाएं, अगर हो सके तो मोबाइल भी ना लेकर जाएं,
क्योंकि वहां पर सारी चीजें रखवाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मिनिमम आप एक पेंसिल ले सकते हैं, एक इरेजर ले सकते हैं, एक शार्पनर ले सकते हैं, एक रबर ले सकते हैं। इसके अलावा आप 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन अपने साथ ले सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। आपको इससे ज्यादा जरूरत किसी चीज की नहीं है इन माय व्यू। तो आप एक पेंसिल, एक शार्पनर, एक रबर, 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन आप लेकर के एग्जाम हॉल के लिए जा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं है। बाकी आप सामान ले जाते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं, कई जगह पर रखना पड़ता है, इससे आप बच सकते हैं। आई थिंक सो। तो लगेज जितना कम रहे उतना आपके लिए बेहतर होगा। दिस इज हाउ द सेंटर एग्जाम, सेंटर प्लेस इज एग्जाम सेंटर इज रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एग्जाम हॉल के। अब हम लोग अंदर आ रहे हैं, दैट इज फिलिंग OMR शीट। ओके, OMR शीट को फिल करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं, जरा इसको ध्यान रखिए। स्पेशली आप 3 चीजों का ध्यान रखिएगा जो आपके लिए सबसे जरूरी होते हैं। वो है कोड, दूसरा होता है सीरीज और तीसरा होता है रोल नंबर। बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कई बार हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने कोड गलत कर दिया करते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना कोड होता है और इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उस पर दिया रहता है। हालांकि ऑलरेडी भी आपको मालूम रहते हैं कि जैसे इंग्लिश का होता है 04 आपका कोड सब्जेक्ट कोड होता है, तो आप 4 को उसे फिल कर सकते हैं। बहुत ही केयरफुली इन 3 चीजों को फिल करना पड़ता है। आप अपने सब्जेक्ट कोड को बहुत बारीकी से फिल करिए। सीरीज, हर सेट की एक सीरीज होती है ABCD और आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहता है, क्वेश्चन शीट के ऊपर ही आप सीरीज ABCD जो भी होता है उसे जरूर आप फिल कर लीजिएगा, क्योंकि इनके मिस्टेक होने के बाद कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते, बहुत रिग्रेट फील होता है बाद में। नेक्स्ट जो है वो है रोल नंबर। रोल नंबर को फिल करने से पहले, क्योंकि मैंने आपसे कहा पेंसिल, आप पेंसिल ले लीजिएगा। हालांकि बहुत ही बारीकी की चीजें हैं, आप रोल नंबर को बड़ी सावधानी से फिल करें, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आपकी सारी चीजें बर्बाद हो जाती है। तो दिस इज हाउ OMR शीट। OMR शीट फिल करते समय किसी भी तरह के डिस्ट्रक्शन में मत आइएगा। बहुत ही काम माइंड होकर के इसको फिल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसी में सारी मेहनत है। अगर ये खराब हो गया तो आपने जितना भी अच्छा किया हुआ है सारा खराब हो जाना है। तो इसलिए OMR शीट मिलने के बाद आपका पहला काम है कि आप उसके ये 3 पॉइंट तो बिल्कुल भी खराब नहीं होने चाहिए, हालांकि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोड जो सब्जेक्ट कोड हो, सीरीज जो आपकी बुकलेट सीरीज हो, रोल नंबर जो आपका अपना रोल नंबर मिला हुआ होगा, उससे बहुत ही बारीकी से आप फिल करेंगे, बहुत ही ध्यान से आप फिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पेपर रिस्पॉन्स। अब हम एग्जाम हॉल में जब पहुंच गए हैं तो हमारे पास एक थीम है कि हम पेपर रिस्पॉन्स किस तरह से दें या पेपर को किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। पेपर रिस्पॉन्स, ओके। मेरी जो गुजारिश है वो पहली गुजारिश ये है कि आप लोग प्लीज एग्जाम हॉल में तो बहुत ही शांत रहिएगा। डोंट ट्राई टू मेक मोर साउंड, क्योंकि ज्यादा साउंड करने से आप अपने आप को तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपने साथी को भी आप डिस्ट्रैक्ट कर दिया करते हैं। तो पहली चीज तो आप काम रहिएगा, क्वाइट रहिएगा। दूसरी चीज, पेपर कैसा आया होगा इसके बारे में हम लोगों ने एक कैलकुलेशन किया है। 3 तरह के पेपर आपको मिल सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। पेपर के 3 कैटेगरीज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें एक आपको लग सकता है कि वो टफ पेपर है, दूसरा हो सकता है कि वो मीडियम कंडीशंस का या कैटेगरी का है, और तीसरा आपको लग सकता है कि इजी पेपर है। हम लोगों ने इसके लिए कैलकुलेशन किया है जो आपको सजेशन के रूप में देना चाहते हैं।
कि कितने क्वेश्चंस हमें ट्राई करने चाहिए, क्योंकि यह चीजें हमारे लिए बड़ी इशू रखती हैं जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि टफ पेपर आ गया तो कितने क्वेश्चन करना चाहिए। हमारा जो कैलकुलेशन कहता है अगर आपका पेपर टफ आ गया तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आप 80 से 90 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होता है। जैसा हम लोगों ने पीजीटी के रिस्पॉन्स से देखा, हालांकि पीजीटी में शीट्स कम हैं इसलिए उसके थोड़ी सी मेरिट हाई जाती है, बट अभी जो हमारे समझ में आ रहा है एग्जाम से पहले वो ये है कि पेपर देखने के बाद आप देखते ही पेपर समझ जाते हैं कि ये कैसा पेपर है, ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल है। नॉन ट्रेडिशनल अगर आ गया तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 80 के अबव चले जाएं अच्छे सिलेक्शन के लिए। बाकी तो आप 110 के अबव होते हैं, दैट्स द बेस्ट। लेकिन एक एस्टिमेटेड जो कैलकुलेशन कहता है वो 80 से 90 के बीच में रहने की कोशिश करिएगा। मीडियम जो होता है, अगर हमारा पेपर ना तो बहुत टफ है और ना ही बहुत इजी है, या यूं कह सकते हैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल का एक अच्छा मिंगलिंग है, एक अच्छा ब्लेंडिंग किया गया है, तो मेरी नजर में आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 90 से 100 क्वेश्चंस अगर करेक्टली अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप बेटर रिस्पांस देने जा रहे हैं। इसके बाद अगर इजी पेपर आ जाता है, अब इजी होने का कोई एस्टिमेशन नहीं होता है क्योंकि पहले भी इजी आते रहे, अभी भी इजी आएंगे। पहले भी इजी होने के बावजूद मेरिट्स काफी लो चली जाती है, यह केवल एक एस्टिमेशन है, इसको आप फैक्ट मान कर नहीं चलेंगे। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि कितने क्वेश्चन, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि नहीं 125 का 125 का रेट डालें और उस चक्कर में हमारा टाइम जो होता बर्बाद हो जाता है। तो बी केयरफुल कि अगर आपको पेपर टफ लग गया तो अब 125 के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिएगा कि 90 क्वेश्चंस अगर आपने ठीक ठाक कर लिए तो आपके लिए बेटर है। इसी तरह से मीडियम पेपर अगर आता है तो आप 100 क्वेश्चंस के बारे में सोचिएगा कि अगर आपने कर लिया अच्छा है। इजी पेपर आता है तो मेरा कैलकुलेशन कह रहा है कि आप सेफ जोन में जाने के लिए अपने आप को 100 के अराउंड या अबव रखिएगा। अब वो कंडीशन डिपेंड करती है कि किस तरह से होता है, बट 100 के एवं होना सबसे सेफ होता है, सबसे अच्छा होता है। जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं यहां पर अपने पेपर को रिस्पॉन्स देने के लिए, तो जैसा पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग हमारी सॉल्व करने की एक स्ट्रेटेजी बनेगी कि पेपर टफ हो गया तो हम 80 to 90 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अगर पेपर बहुत मीडियम साइज का है, मीडियम टाइप का है, तो हम उसमें 90 to 100 के आसपास रखते हैं। और अगर पेपर बहुत इजी आया है तो हर हालत में कोशिश करें कि 100 के अबव चले जाएं, दैट विल बी द बेस्ट। अब आते हैं हम लोग आखिरी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, एंड द लास्ट पॉइंट आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट होने जा रहा है, और दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है या बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है। पहली बार टीजीटी के एग्जाम में ऐसा बताया जा रहा है, और उसका सिर्फ एक कारण है जो न्यू पैटर्न, नए पैटर्न पे जो एग्जाम हुआ है उसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा है। हमारा जो कैलकुलेशन कहता है, और जैसा हमारे यहाँ जो बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे थे उनके टेस्ट सीरीज से भी जो हमको समझ में आया है, वो हम ये सोचते हैं कि आप फर्स्ट 2 आवर्स होते हैं मींस 120 मिनट्स। अब ये 120 मिनट्स को आप डिवाइड कर लो। मेरा कहना है कि आप जो फर्स्ट आवर है, जो पहला 60 मिनट्स है, आप इस 60 मिनट में फर्स्ट रीडिंग और रीड करते समय जो आपकी पहली नजर वाले सही आंसर्स हैं उनको आप ट्राई करिए। रीड एंड टिक। आप रीड भी करते हैं और टिकिंग भी करते चलते हैं, मतलब आप वहां पर एक क्लू बनाते चलते रहते हैं, निशान लगाते चलते रहते हैं कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन है। 1 घंटे का काम आपका यह होता है। सेकंड में हमने जो डिवाइड किया, 1 घंटे के अंदर आप 125 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, और 125 क्वेश्चंस में से कौन सा इजी क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है उसको आपने सॉल्व भी कर लिया है, इससे ज्यादा नहीं है।
नेक्स्ट जो आप करते हैं, सेकंड जो आपका स्टेप होता है वो होता है फिलिंग। दैट इज आप OMR शीट में फिल करने जा रहे हैं। पहली रीडिंग में अगर आपने 60 to 70 क्वेश्चंस राइट आपने कर लिए हैं, तो सबसे पहले आप ये जो 60 to 70 क्वेश्चंस हैं उनको आप फिल कर लो और डार्क अच्छी तरह से करो। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि यह क्वेश्चन ऐसा है जिसके दो आंसर सही हैं, उसमें से एक ही आंसर आप फिल करने की कोशिश करिएगा, दोनों आंसर मत फिल करिएगा। और दो जगह अगर टिक लग जाएगा तो वो आपके लिए एक बैड न्यूज हो सकता है। नेक्स्ट जो आपके लिए जरूरी चीज होगा कि ये जो फिलिंग का काम है वो कितने मिनट में कर लिया जाए। हमारा कैलकुलेशन कहता है कि ये जो आपके 60 to 70 क्वेश्चंस है वो आप 15 to 20 मिनट्स में पूरा कर लीजिए, 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा कर लीजिए। और अभी भी आपके पास जो 60 to 70 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको रीड करना, फिर से पढ़ना और उनको क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करने के लिए आप 40 मिनट्स की टाइम बचे होते हैं, जिनमें आप 30 मिनट्स में लास्ट आपका जो होता है वो रीडिंग होता है। और लास्ट रीडिंग में आप अपने फाइनल टच को देते हैं, फाइनल आप क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके साथ आप उनके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आंसर को। इस तरह से आप लास्ट में अपने पास 10 मिनट्स ऑलमोस्ट बचा देते हैं। हालांकि आप तजुर्बेकार हैं और घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा न्यूज ऐसी बात कई स्टूडेंट से सुनने को मिला कि उनका एग्जाम में जैसे अनट्रेडिशनल पेपर को देखा तो घबरा गए थे या परेशान हो गए थे। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझना कि अगर पेपर टफ है तो सबके लिए, और यह भी समझना कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। यू आर द बेस्ट, कंसीडर दैट, थिंक दैट एंड बिलीव दैट। ओके, तो मेरे ख्याल से अगर आप ऐसा सोचते हैं पेपर जैसा भी है बहुत इजी आ जाए तो भी एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट में हम लोग एरर कर दिया करते हैं। और अगर टफ भी आ जाए तो कभी डिप्रेस्ड मत होइएगा, प्रेशराइज मत होइएगा और उसमें भी अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखिएगा और यह समझिएगा कि पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है और मेरिट हाई नहीं जाएगी। जैसा मैंने एक सामान्य कैलकुलेशन आपको दे दिया है, हालांकि रियल कैलकुलेशन तो हम लोग बाद में दे सकते हैं कि एग्जाम होने के बाद कैसा पेपर आता है। फिर भी होपफुली कि ये आपको जो हमारे हिंट्स थे, जो आपको क्लूज दिए गए वो हेल्प करेंगे। इसके पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, सारे लोग जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाला है प्लीज आप लोग उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने पास अपना एक आईडी प्रूफ जरूर रखिएगा। मस्ट टेक योर आईडी प्रूफ, जो आधार कार्ड हो तो बेटर है। आधार कार्ड के साथ अपने एडमिट कार्ड को जरूर रखें, क्योंकि आपकी आईडी को भी चेक किया जाता है हर एग्जाम सेंटर्स पर। दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि पहला जो जरूरत है वो एग्जाम सेंटर्स में एंटर करना ही है। इसलिए एडमिट कार्ड को अगर प्रिंट आउट नहीं कराया है तो पहले करा लीजिए और साथ ही साथ अपने आधार कार्ड को या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो आपके पास हो जरूर रखो। होपफुली ये वीडियो आपको अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देने, सही इवैल्यूएशन के लिए हेल्प करेगा और एग्जाम हॉल में भी आपको हेल्प करता रहेगा। तो विल सी यू सून। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारी नेट की क्लास 12 मार्च से शुरू होने जा रही है और साथ ही साथ लोग स्पोकन की भी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं 12 मार्च से ही। तो होपफुली कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हो मस्ट ज्वाइन अस एंड बिफोर दैट best of luck for exam. Thanks a lot for watching us. Keep watching English Kingdom Katra Prayagraj. Contact us for notes and classes. Thank you very much.